गली के कुत्ते। उसका वो निंदापन घंटी की तीखे आवाज से छिटक गया। दोपहर की नींद जब इस घंटी की कर्कश आवाज से टूटती है तो सारा शरीर थकान से भर जाता है। पापा से कई बार कह चुकी है कि इस घंटी को बदलवा कर दूसरी लगवा ले। रीता के घर भी घंटी है। बटन दबाते ही लगता है जैसे तोते ने मीठी टिटकारी ली हो। ऐसी ही घंटी लगे उसके घर भी, मगर पापा टालते आ रहे हैं। घंटी रह रह कर बज रही थी। मम्मी नहीं है क्या? तक्षण ध्यान आया कि वे उसके सोने से पहले ही चली गई थी। वर्मा अंकल के यहाँ कीर्तन है। उन्होंने मम्मी से जरा जल्दी आने के लिए कह दिया था। वह अलस मन शरीर से उठी। कौन होगा इस वक्त? मगर कोई अनुमान नहीं लगा सकी। कहीं पीके गिदोलिया? गिदोलिया का ख्याल आते ही मन में डर की थरथरी फूट आई। उसने आशंकित मन से दरवाजा खोला तो जी धक, गिदोलिया ही था। मुस्कुराता हुआ उसने किसी तरह अपने डर पर काबू पाया। ठंडे स्वर में बोली, नमस्ते अंकल। नमस्ते सबाजी। उफ, ये आदमी स और श का फर्क भी नहीं समझता। उसे गिदोलिया की मुस्कुराहट सहन नहीं हो रही थी। अंदर कहीं नफरत फनफनाने लगी, मगर यह नफरत उसके डर के बीच दबी जा रही थी। उसका मन नहीं था कि दरवाजे से हटकर उस आदमी को घर के अंदर आने का रास्ता दे, लेकिन जब उसने पैर आगे बढ़ा दिया तो उसके स्पर्श से बचने के लिए वह तुरंत एक और हट गई। वह सीधा ड्राइंग रूम में चला आया। घर के भीतर नजर फेंकता हुआ बोला, पापा नहीं है क्या? कितना मक्कार है यह आदमी। क्या यह जानता नहीं है कि पापा इस वक्त घर पर नहीं होते? वह बोली, वे तो दुकान पर होंगे। अच्छा, हाँ। उसने फिर एक खोजती सी नजर घर के अंदर डाली। मम्मी क्या कर रही है? कह दे कि कीर्तन में गई है, देर से लौटेगी। घर शीघ्र ही दिमाग में कुछ कौंधा। बोली, यही पड़ोस में चली गई है, आती ही होगी। अच्छा, तो अकेले आराम हो रहा है। वह अपने पान खाए दांत निकाल कर हंसा। यह हंसी उसे चुभती हुई लगी। अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। कहीं उस दिन की तरह मन हुआ कि कह दे, घर में कोई नहीं है, आप फिर आए। पर ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अगर वह खड़ा रहेगा तो उसकी और बढ़ने लगेगा। वह जल्दी से बोली, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। चाय वाय छोड़ो, तुम बैठो। वह भी उतनी ही जल्दी बोला, नहीं आप बैठिए। उसने तुरंत कहा और उसे वही छोड़ किचन में चली आई। किचन में आकर भी उसकी घबराहट कम नहीं हुई। लग रहा था गिदोलिया अभी किचन में चला आएगा। वह मन ही मन स्वयं को तैयार करने लगी कि अगर वह आया तो कस कर डांट लगाएगी। देबू भी कहता था, शबा, ऐसे लोगों को सहन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग धूर्त और बेईमान होते हैं। उसके होठों ने बुदबुदाया, ऐसे लोगों के साथ दुष्टता बरतने से अपना ही नुकसान होता है। काश उस दिन इसे डांटने का साहस जुटा पाती। उस दिन तो वह उसी तरह अवसन्न रह गई थी जिस तरह 3 वर्ष पहले तब रह गई थी, जब स्कूल वाली गली में उस लड़के ने झटके से उसके चुन्नी खींच ली थी। वह उस लड़के को अक्सर अपना पीछा करते देखती थी। वह सीटियां बजाता था, फिल्मी गीते गाता था। उसे लड़के की आवाज उसकी सूरत से भी अधिक बोंडी लगती थी। मन होता था कि जाकर उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारे, मगर उसे देखते ही वह तेज तेज कदमों से स्कूल पहुंचने की कोशिश करती थी। लड़कियां जब इस तरह के लड़कों की बातें हंस हंस कर करने लगती थी तो उसका मन भी हल्का हो जाता था, डर कम हो जाता था। रीता कहती थी, ये तो गली के कुत्ते हैं, ऐसे ही भौंकते रहते हैं मरे। उस दिन कुत्ता भौंक कर ही नहीं रह गया था। उसने चुन्नी खींच ली थी कि चुन्नी खींच कर ले नहीं गया था, वही छोड़ दी थी। वह बुरी तरह घबरा गई थी, कांपने लगी थी। जब 2-4 लोग वहां जुड़ आए थे तो वह रोने लगी थी। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि सड़क पर पड़ी चुन्नी को उठा ले। अगर वह भला सा आदमी चुन्नी उठाकर उसके हाथ में देकर नहीं कहता, जा लाली जा, स्कूल जा, तो न जाने वह कब तक उसी तरह रोती रहती। उसने किसी लड़की से कुछ नहीं कहा था, फिर भी न जाने कैसे यह बात उसकी कक्षा की लड़कियों को मालूम हो गई थी। कुछ ने उससे हमदर्दी जताई, कुछ ने उस लड़के के लिए गालियां निकाली। लड़कियों से गिरी वह रोने लगी थी तो एक लड़की ने कहा था, ऐसे कब तक रोएगी? ये तो रोज रोज के तमाशे हैं। ऐसे कुत्तों की वजह से अपना खून क्यों जलाओ? ठीक उसी दिन तो नहीं, मगर धीरे धीरे बात उसकी समझ में आती गई थी। वह पहले से अधिक सावधान चलने लगी थी। उसने अकेले जाना भी बंद कर दिया था। स्कूल समाप्त होता था तो वह घर जाने के लिए किसी न किसी लड़की का साथ तलाशने लगती थी। कभी कभी उसे इस साथ के लिए
दो दो पीरियड तक इंतजार करना पड़ता था। अरे तुम कहाँ चाय के चक्कर में पड़ी गई, इधर आओ ना। गिदोलिया किचन में नहीं आया, उसकी आवाज आई। वह फिर भी चौंक पड़ी। चाय का पानी खौल रहा था। उसे मम्मी पर गुस्सा आने लगा। क्यों उसे इस तरह अकेला छोड़कर कीर्तन वीर्तन में चली जाती है। यह आदमी भी सूंघ लेता है कि घर में कोई नहीं है। उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आने लगा कि क्यों इसके लिए चाय बना रही है। चाय नहीं बनाए तो पापा कहेंगे, घर में कोई आए तो चाय भी नहीं पिला सकती। क्या पापा को बता सकेगी यह आदमी क्या हरकत करता है। उन्हें बता सकेगी कि वह इस आदमी के बारे में क्या सोचती है। देबू कहता है, तुम पापा से साफ साफ बताती क्यों नहीं। लेकिन देबू नहीं समझता कि वह किस संकोच से गिर जाती है। पापा के आगे यह बात। ड्राइंग रूम में आवाज आई जैसे टेबल सरकाई गई हो। कहीं वह आना धमके। उसने जल्दी से एक प्लेट में नमकीन रखा और चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम की ओर चल दी। गिदोलिया ड्राइंग रूम से दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। वह ठिठक गई। क्या चाहता है यह आदमी, क्या चाहता है वह समझती है। अचानक मन में केंचुओं सा कुछ बुलबुलाने लगा। वह थोड़ी सी बदतमीजी क्यों नहीं हो पाती, लेकिन वह बदतमीज नहीं है। बैठिए ना अंकल, आप खड़े क्यों हो गए। वह चाय की ट्रे हाथ में पकड़े वैसी ही ठिठक खड़ी थी। गिदोलिया सोफे पर बैठ गया। उसने आगे बढ़कर ट्रे सेंट्रल टेबल पर रख दी। चाय कप में उड़ेलते हुए उसे लगा गिदोलिया की आंखें उसके सीने पर गड़ी है। वह झट से सीधी खड़ी हो गई। गिदोलिया बैठे ही बैठे कसमसाया। बोला, एक ही कप क्यों, तुम्हारा कप कहाँ है। मैं नहीं लूंगी, आप लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी सबाजी चाय न पिए और हम पीते रहे। ये कप ले आओ, इसी में से आधी आधी किए लेते हैं। उफ, क्या मुसीबत है इसकी सबाजी, इतनी बेशर्मी से कैसे बोल लेता है यह आदमी। अगर गलती तो उसी की थी, उसे क्या जरूरत थी इस आदमी से ट्यूटर की बात करने की। लेकिन तब क्या पता था कि एक जरा सी बात को लेकर यह इतना आगे बढ़ जाएगा। ट्यूटर की बात तो वैसे भी पापा ने ही शुरू की थी। इसने पापा के सामने ही उसकी क्लास पूछी थी, सब्जेक्ट पूछे थे। तब पापा ने कहा था, इसे अंग्रेजी में थोड़ी परेशानी है, कोई ट्यूटर हो तो बताइएगा। क्यों नहीं क्यों नहीं, यह तो मेरे लिए जरा सी देर का काम है, यह झट से बोला था। कुछ दिन बाद यह आया था तो पापा घर पर नहीं थे। मम्मी किचन में काम कर रही थी। वह यूं ही पूछ बैठी थी, अंकल मेरे ट्यूटर का क्या हुआ। ट्यूटर तो तलाश दूंगा, पर मुझे क्या फीस मिलेगी, वह बोला था। आपकी फीस, वह समझ नहीं पाई थी। आप क्यों फीस लेंगे, क्यों हमारी फीस क्यों नहीं होगी। आजकल बिना फीस के कोई किसी का काम करता है, बताइए क्या फीस लेंगे। बस यही कि कभी कभार हमसे अकेले में दो चार बातें कर लिया करो, कहकर वह आदमी मुस्कुराने लगा था। उसे यह सब बहुत अटपटा लगा था, मगर फिर सोचने लगी थी वैसे ही मजाक कर रहा है। वह स्वयं भी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई थी। इसके मन के कलुष को भांप कर उसी दिन अपनी नाराजगी प्रकट कर देती तो आज यह नौबत नहीं आती। पर उस वक्त इसके गंदे इरादे को समझ ही कहाँ से की थी। समझ जाती तो क्या उस दिन उसकी इतनी हिम्मत पड़ती। उस दिन भी वह घर पर अकेली थी। दरवाजे पर गिदोलिया को देखकर स्वयं उसने कहा था, आइए अंकल, इसे बिठाकर इसके लिए पानी लाई थी, चाय बनाकर लाई थी, तो आधा कप चाय अपने लिए भी बना लाई थी। काफी देर तक यह अपनी पत्नी की बुराइयां करता रहता था कि जकड़ालू है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कहीं ला ले जा नहीं सकता। बताता रहता था कि उसकी शादी उसके माँ बाप के बिना मर्जी के कर दी थी और अब वह घर बच्चों की खातिर जाता है, नहीं तो घर जाने की तबीयत नहीं होती। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी इस तरह की बातें उससे क्यों कर रहा है और उसकी बातों के जवाब में कहे तो क्या कहे। वह चुपचाप हाँ हूँ करती रहती थी। तब अचानक ही इस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया था और चूमते हुए बोला था, सबा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें देखकर पहली ही नजर से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। तभी काम करने वाली महरी आ गई थी और यह उठकर चला गया था। कुछ देर तक तो उसकी समझ में ही नहीं आया था कि क्या हो गया है। थोड़ी से चैतन्य हुई थी तो अपनापन और शर्म से आंसू छलछला आए थे। सोचा था पापा घर आएंगे तो उनसे कहेगी, मगर पापा के सामने पड़ते ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। आज फिर यह आदमी उस समय चला आया है जब वह घर में अकेली है। तुम तो खड़ी ही रह गई, सबा कप लेकर आओ ना। गिदोलिया उसे ठिठका हुआ देखकर बोला, आप पीजिए, चाय उधर है।
मैं ले आती हूँ अपने लिए। वह तुरंत किचन में चली आई। टी पॉन में जरा सी चाय पड़ी थी, उसने कप में उड़ेल ली। इस चाय को पीने को उसका जरा भी मन नहीं हो रहा था, जैसे उस आदमी ने मन की गंदगी चाय में घुल गई हो। फिर भी वह कप लेकर ड्राइंग रूम में चली आई। आओ बैठो ना। गिदोलिया ने अपने पास वाले सोफे की ओर इशारा किया। जी बैठ रही हूँ। वह उससे हटकर दूसरे सोफे पर बैठ गई थी। इधर बैठो ना, करीब। उसकी आवाज में आग्रह था। किस अधिकार से इस तरह की बात कह लेता है यह आदमी? समझता है वह बिल्कुल बेवकूफ है, कुछ समझती ही नहीं। तेरा कोई इरादा पूरा नहीं होगा बच्चों, पर इस वक्त क्या करें? पड़ोस की मीना को बुला लें। उसकी मम्मी क्या सोचेगी कि वह क्यों मीना को बुला रही है? उसने देखा गिदोलिया की आंखों का रंग बदल रहा है। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उफ, पापा भी कुछ नहीं समझते। कैसे कैसे लोगों को मुंह लगा लेते हैं। समझते हैं खुद सीधे हैं तो सब सीधे हैं। कुत्ते, उसने मन में कहा। समझते हैं वह कुछ नहीं कहती तो उसने हाँ कह दी। उसे रणवीर का ध्यान हो आया, जो कॉलेज के रास्ते में उसके पीछे लग लेता था। जाने क्या क्या अनशंट बका रहता था। उसकी बकबक पर बिना कोई ध्यान दिए वह चुपचाप निकल जाती थी। एक दिन वह उसके पास आकर एक कागज उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला था, ये तुम्हारा कागज गिर गया है। असमंजस की स्थिति में उसने कागज ले लिया और जैसे ही खोला उस लड़के की सारी मक्खारी उसमें समझ में आ गई। उसने बिना पढ़े ही उस कागज को फाड़कर वही उसके आगे ही नाली में फेंक दिया था। इस घटना के बाद उसे वह लड़का नजर नहीं आया तो उसने सोचा जान छूटी। फिर कुछ ही दिनों बाद कॉलेज की एक जूनियर क्लास की लड़की ने उसके हाथ में एक कागज पकड़ा दिया था। खोल कर देखा, कान की लबें तक लाल हो गई। मैं दिन रात तुम्हें सपनों में देखता हूँ। तुम मुझे हेमा मालिनी से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। ओफ, उसने तुरंत इधर उधर नजर घुमाई थी कि उसे यह कागज लेते हुए किसी ने देखा तो नहीं, मगर किसी ने नहीं देखा था। मन हुआ था वही फाड़ कर फेंक दे। फिर सोचा था ऐसा करेगी तो लड़कियां देख लेंगी, बेकार बदनामी होगी। उसने बाद में वह कागज फाड़कर नाली में फेंक दिया था। कुछ दिन बाद वही लड़की वैसा ही दूसरा खत ले आई थी। उसी ने बताया था कि वह लड़का उसका भाई है, उसका नाम रणवीर है। इस खत को भी उसने फाड़कर फेंक दिया था और लड़की को डांटा था कि आगे से कोई खत न लाए और अपने उस भाई से कह दे कि ऐसी बदतमीजी ना किया करे। मगर अगली बार तो उस लड़की ने हद ही कर दी थी। बोली थी, दीदी आप हमारी भाभी है, रणवीर भाई साहब कह रहे थे। वह गुस्से से जल उठी थी। उस लड़की को खींचते हुए प्रिंसिपल मैडम के पास ले गई थी। लड़की रोने गिड़गिड़ाने लगी थी कि आगे से वैसा कुछ नहीं करेगी। मैडम ने चपरासी को भेजकर लड़की के बाप को बुलाया था। उस लड़की को कॉलेज से निकालने और लड़के की पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दी थी। लड़की का बाप मैडम के हाथ पैर जोड़ने लगा था कि आगे कुछ नहीं होगा, मगर तब जाकर यह मामला शांत हुआ था। उसने रणवीर की शिकायत तो प्रिंसिपल से कर दी थी, पर इस आदमी की शिकायत किससे करें? वैसे अब उसे न डर लगता था न घबराहट होती थी, बस वह बचने का पूरा प्रयास करती थी। ठीक उस तरह जैसे स्कूल वाली गली से ठीक पहले वाली गली में मिलने वाले उस काले कलेज कुत्ते से बचने का प्रयास करती थी, जो लड़कियों को देखकर अक्सर गुर्राने लगता था। मगर इससे कैसे बचे? गिदोलिया अपनी आंखें नचाकर बोला, हम तो आपके काम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं और आप है कि दूर दूर भाग रही है। क्या जवाब दे इस बात का? क्या कहना चाहता है यह आदमी? चाहता है उसकी बगल में आकर बैठ जाऊं? एकाएक उसके अंदर एक बद्दी सी गली उगाई, लेकिन मुंह से फिर भी कुछ नहीं निकला। वह बोला, मैंने तुम्हारे लिए ट्यूटर तलाश दिया है, 2-1 दिन में पढ़ाना शुरू कर देगा। जी, 250 रुपए लगेंगे। 250 रुपये? वह चौंकी। वह तो 300 रुपये मांग रहा था। 250 के लिए तो मेरी वजह से तैयार हुआ। अच्छे ट्यूटर मिलते कहाँ है? पापा इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। अरे तो तुम क्यों चिंता करती हो? हम भी तो कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तुम पापा से कहना 150 में तय हुआ है। 100 रुपये उसे मैं दे दिया करूंगा। आप क्यों देंगे? तुम्हारी खातिर? तुम्हारी खातिर? कैसा नादानी बन रहा है। समझता है 100 रुपये का लालच देकर उसे फुसला लेगा। ऐसे 100 रुपयों पर वह थूके भी नहीं, मगर प्रकट में बोली, मेरी खातिर आप तकलीफ क्यों उठाते हैं? मैं पापा से बात कर लूंगी। उसी क्षण उसे लगा
गिदोलिया अपनी जगह से उठना चाहता है। उसे फिर घबराहट होने लगी। तभी बाहर के दरवाजे पर आहट हुई। उसे जैसी सांस मिली, वह झट से उठकर बाहर आ गई। पोस्टमैन था। वह आए हुए पत्रों को बाहर ही खड़ी होकर देखने लगी। उसका कोई पत्र नहीं था, सब पापा के नाम थे। फिर भी उसने एक पत्र खोला, पढ़ने लगी। किसी तरह समय गुजारे कि आंखें पत्र पर थी, पर दिमाग की आंखें सोफे पर बैठे मुड़मुड़ाते गिदोलिया को देख रही थी। बैठा रह बच्चू, अपना ट्यूटर भी रख अपने पास, मुझे नहीं पढ़ना। तूने भेजा भी तो 2 दिन में भगा दूंगी। 100 रुपये देगा? बड़ा आया देने वाला। सबा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उल्लू का पट्टा मुझे प्यार करता है तो अपनी उस बीवी से क्या करता है जिसने 2-2 बच्चों का बाप बनाया है? सबा बाहर ही खड़ी रह गई। गिदोलिया की आवाज आई, तो तेरी बगल में आकर बैठ जाऊं? हीरो समझता है खुद को। खुसट, आज पापा से सारी बातें न कही तो कहना। फिर बोली, जी आ रही हूँ। तुम कैसे कटकटी हो आज? गिदोलिया ने पूछा। जैसे और दिन तो तुझसे आकर चिपक जाती हूँ, मगर उससे कुछ कहते नहीं बना। अच्छा, तो मैं परसों से ट्यूटर को भेज दूंगा। अभी रुक जाइए, देबू भी ट्यूटर के लिए कहा था, कल बताएंगे। देबू कौन? त्रिवेदी अंकल के यहाँ जो रहते हैं। अच्छा, वो लड़का तो त्रिवेदी की लड़की से फंसा हुआ है। गिदोलिया बेशर्मी से मुस्कुराया। उसका मन हुआ इस आदमी का मुंह नोच ले। त्रिवेदी अंकल के आगे कैसा धूम हिलाता है, पीछे उसकी बेटी के लिए ऐसी भद्दी बात करता है। जरा भी शर्म नहीं। वह क्या देबू को जानती नहीं? किसी और के बारे में कहता तो विश्वास भी कर लेती। देबू कहता था, शबा, ऐसे लोग अपने चरित्र की गंदगी ढकने के लिए दूसरे लोगों के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं। मन हो रहा था कि गिदोलिया से कहे, सबको अपने जैसा कुत्ता समझता है क्या? पर संकोच ने फिर घेर लिया। खैर, ट्यूटर का तो 2-3 दिन में ही हो जाएगा। तुम तो यह बताओ, हमारे घर कब आ रही हो? आपके घर? क्यों भाई, यहाँ बातचीत कहाँ हो पाती है? बातचीत होती तो है, तुम समझती ही नहीं। गिदोलिया ने उसे लपकती नजरों से देखा। समझती तो सब हूँ बच्चू, तू समझता है। तूने कह दिया तो मैं तुरंत तेरे घर भागी चली आऊंगी। मुंह धो रख। फिर अचानक ही उसे चुहल सूझी। बोली, यहाँ बात नहीं हो सकती तो फिर आपके घर कैसे होगी? आंटी नहीं होगी वहाँ? और बच्चे? उनकी चिंता छोड़ो, उनके लिए तो जरा सा बहाना ही काफी है। वह मुस्कुराया। इतने मजे से कह रहा है उसकी चिंता छोड़ो, जैसे वह सचमुच उनकी चिंता करती है। इतना मजा आए जब उसकी बीबी से मिले और उसकी सारी हरकतें उसे बता दे। कभी मौका लगा तो ऐसा ही करेगी। अपने इस ख्याल से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले ही क्षण वह सचेत भी हो गई। उसकी मुस्कुराहट इस आदमी के मन में गलतफहमी पैदा कर सकती थी। शायद हुआ भी ऐसा ही। वह बोला, तुम्हारे पापा उस दिन तुम्हारे लिए किसी लड़के का जिक्र कर रहे थे, तो ये बातें भी तुझसे करूं बेशरम? तुम शादी करोगी? वह मुंह उठाकर पूछ रहा था। तो क्या यह समझता है कि वह सचमुच उसे प्यार करने लगी है? बेवकूफ, सोचता है शबा शादी नहीं करेगी और इसकी लट्टू जैसे मूरत पर लट्टू बन रहेगी। गधे का बच्चा। तभी वह बुरी तरह बढ़ा गई। उसने देखा गिदोलिया के उसके हाथ जकड़ लिया है। गिदोलिया कह रहा था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसे लगा जैसे उसके सारी शरीर से पसीना फूट रहा है। उसने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और ड्राइंग रूम से बाहर आकर खड़ी हो गई। उसे लग रहा था गली के सारे कुत्ते घर में घुस आए हैं। वह व्यंग होकर गली के मोड़ की ओर देखने लगी। मम्मी आती हुई दिखाई दे।